जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज एक सीरीज़ है जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस जो है जीएस के करवाऊंगा मैं। तो डेली तो नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, जब भी समय मिलेगा मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी पीएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, लेखपाल वीडियो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी। तो जीएस का जो है बूस्टर डोज ये हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपको पता होगा, नहीं पता तो जानिए, आप देखिए, आप क्वेश्चन को सुनिए, पॉज करिए वीडियो, उसके बाद आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप उसको पॉज कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है 21 वर्ष। ठीक है, आप 21 वर्ष की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? तो आपको पता होगा कि ये जो देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उसमें जब संविधान में एक शब्द ये आंतरिक अशांति के स्थान पर ये सशस्त्र विद्रोह का जो शब्द है, इसको वहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया। तो वो 44वें संविधान संशोधन, क्योंकि ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो ये जनता दल की सरकार, जो जनता दल नहीं, जो क्या उसको मिश्रित दल की सरकार बनी थी, मतलब कांग्रेस के इतर जो सरकार बनी थी मोरारजी के देसाई के नेतृत्व में, तो उसमें ये जा कर के इसको संशोधित किया गया था। ठीक है, ठीक। तो याद रखिएगा आप कि जब जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई के समय पर, वो ये सब बहुत सारे जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, आपको याद है, याद होगा, आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो मिनी संविधान संशोधन, मतलब वो छोटा संविधान उसको कहा गया संविधान, क्योंकि उसमें बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, उसको कहा जाता है अभी भी, मतलब कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे 42 में। तो उसी में ये जो उनके इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए थे, उसमें से बहुत सारे परिवर्तनों को फिर से उन्होंने बदल दिया था मोरारजी देसाई के समय पर, जब जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो वो 44वां संविधान संशोधन ही था जिसमें ये सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये पंचायत का आप बताइए कि पंचायत को कौन से संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये मतलब ये संविधान में तीसरा स्तंभ कब जोड़ा गया? ये कौन से संविधान संशोधन से? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। तो आप बताइए, आप 2020 में शायद ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको बताइए। इसमें इसका जो आंसर था 21 वर्ष, और इसमें 44वां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हाल ही में अनुच्छेद को हटाकर जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य, ये आपको पुराना लग रहा होगा पर रिलेवेंट है। रिलेवेंट इसलिए है कि कौन सा संविधान, ये कौन सा अनुच्छेद जो है उसको हटाया गया था? आपको याद होगा कि वहाँ पर 300 अनुच्छेद 370 को डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 35 और ये सब चीज़ें जो हैं उनको हटा दिया गया था, और दो यूटीज़ बना दिए गए, एक जेएनके, ठीक है, और एक लद्दाख। तो याद रखिएगा ये, है ना, ये अनुच्छेद 370, उसका जो विशेष राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा और इसमें प्रश्न है भी, अगर आप समझ गए होंगे तो आप उस उत्तर दे देंगे कमेंट में। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन 1992 में ये हुआ था, ये 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन। तो ये लागू कब हुआ था ये पूछा गया है, तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ऐसे ऐसे इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो लेखपाल में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो ग्राम समाज और ये सब ग्राम विकास वाले जो उसका जो सिलेबस है उसमें ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति की ओर से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को वैधानिक परामर्श देने के लिए कोई विषय भेजा जाता है, तो कितने न्यायाधीशों की ज्यूरी द्वारा उस मामले के प्रति निर्णय अनिवार्य हो जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये 5
न्यायाधीशों की पीठ होती है, उससे कम की नहीं हो सकती। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद द्वारा पूछा जाता है, सलाह मांगी जाती है, परामर्श मांगने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से है, तो वो अनुच्छेद 143 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 143, सर्वोच्च न्यायालय अपने पहले दिए निर्णयों पर किस अनुच्छेद के तहत पुनर्विचार कर सकता है। तो अगर कोई निर्णय दिया है मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत उसको शक्ति मिलती है कि उस पर पुनर्विचार कर सके वो। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल 137। ठीक है, याद रखिएगा, पुनर्विचार की जो शक्ति है वो 137। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा। ध्यान रखिएगा आप इसको। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो पढ़िए आप इसको। यह एक संवैधानिक संस्था है। तो आप अगर थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है तो आप सबसे पहले यही देख लेंगे, जब पहला ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, ये इसकी चर्चा कोई संविधान में नहीं की गई है, ये संविधानेतर संस्था है। ठीक है, तो पहला ही यही गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये, तो आप याद रखिएगा इसको। ये जो है किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको यह अधिकार दिया गया है कि वह उचित समझे तथा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भविष्य में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है वो। तो ये सिर्फ राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। आप वीडियो पॉज करके अपना उत्तर लिख लीजिए, फिर मेरा जो आंसर है बताया गया उससे आप अपना टैली कीजिए, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, तो उसको भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में कमेंट कीजिएगा उसको वीडियो देखने के बाद अपना, कि आपने कितना सही किया कितना गलत। ठीक, तो ये राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। ठीक है, तो ये किस ये अनुच्छेद में दिया गया है वो बताइए आप। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, नई जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको गठन करने का अधिकार, मतलब शक्ति किस अनुच्छेद में है संविधान के। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, बताइएगा। किस अधिनियम में संशोधन करके मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग को स्वीकार किया गया। तो अब ये क्या है कि कौन सा संविधान ये संशोधन था, तो ये एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये जो है ना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें संशोधन किया गया और इसमें कहा अमेंड किया गया और बताया गया, बोला गया इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम मशीन होती है, चुनाव अभी चल रहे हैं यूपी में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी दिया है एक फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो गई है, तो जिन्होंने दिया है उनको पता है कि वहाँ पर ईवीएम में जाके आपको बटन को प्रेस करना है। ठीक है, जिस भी पार्टी को आपको वोट देना है, तो उनका चुनाव चिन्ह उसमें बना रहेगा और उसको आप जाके वोट कर सकते हैं उससे। तो वो किस में बदलाव किया गया था जब शुरुआत में, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। ठीक, किस वर्ष केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब 1975 में अपने इमरजेंसी लगी थी, उसी के बाद जब इमरजेंसी समाप्त हुई और चुनाव हुआ तो जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। वो पहली बार जो है सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1977 में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्ति राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं था। कहने का मतलब वो डायरेक्ट राष्ट्रपति ही बने, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा ये था इसमें से जो राष्ट्रपति तो बने लेकिन वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो देखिए इसमें एक ही ये ऑप्शन दिख जाएगा आपको, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बाकी जो ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये कभी न कभी उपराष्ट्रपति रहे हैं और उपराष्ट्रपति के बाद ये राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और एपीजे अब्दुल कलाम ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। और जैसे ये अपने अभी जो प्रेजेंट टाइम में हैं कोविंद नाथ जी, श्री कोविंद नाथ जी हैं, जो ये अभी जो हैं ये भी कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ये भी सीधे जो है राष्ट्रपति बने। तो याद रखिएगा, इन लोगों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको। भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये
2021 में भी पूछा गया था, ये सेंटेंस के रूप में ये भी पूछा गया था। ठीक है, ये 2021 का जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। दो वाक्य दिए गए थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम दिया था और सुकुमार सेन, और ये नाम दिया था कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इनका नाम दिया गया था। तो दोनों में पूछा गया था कि कौन कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो भी सेंटेंस में वाक्य बना के दे देंगे आपसे, डायरेक्ट भी नहीं पूछेंगे तो वाक्य तो आप याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही विकल्प नहीं है। आप इसमें देखिए, भाग वाला मैंने बताया भी है पहले भी कि जो भाग और अनुसूचियाँ और ये सब मैंने बताए हैं, उनको आप एक दो बार रिवाइज कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों में नहीं को आप पहले अंडर लाइन करके रख लीजिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, क्वेश्चन पढ़िए तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या सुमेलित पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, जैसे भाग 1 क्या है, भाग 15 में निर्वाचन सही है, भाग 18 में अब देखिए ये केंद्र और राज्य वाला ये ठीक है, भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। ठीक है, भाग अगर आपने वीडियो देखा है मेरा, उसमें मैंने बताया है पूरा भाग और शेड्यूल्स, तो उसको आप देख लीजिए, नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है वो। और भाग 20 में संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा भाग 18 आपातकालीन उपबंध है, इसमें राजभाषा नहीं है, राजभाषा 17 में है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92nd संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, उसमें कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी जोड़ी गई थी वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए, BDMS मैंने बताया भी है, ये कहीं एक ऐसी किसी वीडियो में मैंने बताया है, BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और ये संथाली। तो आप देखिए इसमें बोडो है, मैथिली है, डोगरी है, संथाली, तो इसकी जगह मीजो दे दिया, तो ये नहीं है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, ये अनुच्छेद 155 याद रखिएगा। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, जो उच्च न्यायालय के होते हैं उनके कहाँ से दिए जाते हैं, राज्य की जो ये है समेकित निधि है उससे दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि जो रिटायर्ड होते हैं ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है। ठीक है, ये आप बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से अपना उत्तर दीजिए। अब इसमें से देखिए आपको बताना है, इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको इसमें ये DPSPs हैं ये सारे। ठीक है, और DPSP प्लस ये फंडामेंटल, ये राज्य के नीति निषेध तत्वों से दिया गया है ये, तो आपको उनको मैंने बताया भी था एक वीडियो में, पूरा डिस्कस किया था, मेन मेन किया था, तो उसमें ये सब आ गए थे। तो आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको बहुत, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में एक या दो आपको अगर पकड़ में आ जाएगा तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कृषि एवं पशुपालन किस में दिया गया है, तो वो अनुच्छेद 48 में है, कृषि एवं पशुपालन। राष्ट्रीय महत्व के जो हैं वो 49 में। तो आप देखिए एक ही या दो आपको पता हो अगर, या यही पता हो कि कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद ये 50 में, या ये पता हो कि IR जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है वो है 51 में। तो इनमें से एक दो पता होने से, जैसे अब देखिए अगर मान लो डी आपको, डी का 3 अगर आपको पता है तो देखिए सिर्फ एक ही जगह पर है डी का 3, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत कम समय लगता है अगर आपको पता चल गया तो। अब आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये इस अनुच्छेद 51 में है, तो बस उसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है, टिक मारिए आगे बढ़िए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। चावल की खेती के लिए जाने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है। ठीक है, तो अभी इसमें चूंकि कोल्डिहवा है तो कोल्डिहवा ही होगा। ठीक, चावल की खेती के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है। अब देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड्स क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या सुमेलित पूछ रहा है या है, मतलब इस टाइप के। कई बार आप नहीं को इग्नोर कर देते हैं या
ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका आता हुआ जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो और यूपीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे माइनस मार्किंग है, फिर वो आपका जो है बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये जैसे नहीं पूछ रहा है तो इसमें से क्या है, अब आप पढ़ लीजिए इसको कि क्या इसमें क्या चीज़ जो है सही नहीं था। तो आप देखिए, पढ़िए, कपास की खेती ठीक है, संधो मात्र सतात्मक ठीक है, क्योंकि मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है तो पता चलता है उनसे। सैंधव सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार भी था उनका। सैंधव निवासी लोहे का प्रयोग बहुत कम करते थे, ठीक है। अरे अब आप देखिए, यहीं पे पता चल जाएगा आपको कि लोहे का प्रयोग क्या, लोहे लोहे से वो अनभिज्ञ थे, उनको पता ही नहीं था। वो कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे गलत हो गया। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने से पता चलेंगी, और क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए उसको क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है या क्या है, उसके कीवर्ड्स को समझिए, फिर आप क्वेश्चन को हल करिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टॉप 20 की जो ये सीरीज़ है, ये जीएस का जो बूस्टर सीरीज़ है, ये चलती रहेगी, ठीक है। एक एक 2 दिन में वीडियो आते रहेंगे 20-20 क्वेश्चंस के। तो और ये बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए, ठीक है। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आपको ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।